अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जनरल साइंस छठी जमात क़ुव्वत और क़ुव्वत की क़िस्में, इस सबक के सवाल व जवाब आज हम करेंगे। पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ डैश शय की डैश बदलने के लिए डैश लगानी पड़ती है। कौसैन में दिया गया है क़ुव्वत, मुतहरिक, सिमत। तो बेटे मुतहरिक शय की सिमत बदलने के लिए क़ुव्वत लगानी पड़ती है। मुतहरिक यानी क्या? हरकत करने वाली, यानी हरकत करने वाली अशिया को हम मुतहरिक शय कहते हैं। और जो शय रुकी हुई होती है उसे हम साकिन कहते हैं। तो जब कोई हरकत कर रही है शय, उसकी सिमत हमें बदलना है, यानी अगर वो सीधे चल रही है उसे हमें मोड़ना है तो हम क्या करेंगे? क़ुव्वत लगाएंगे। ठीक है। बे है, हाथी के ज़मीन पर से लकड़ी का शहतीर उठाकर ले जाने में शहतीर पर डैश डैश और डैश लगाई जाती है। मुतबादिलात के तौर पर आपको दिया गया है उज़लाती क़ुव्वत, मिकान की क़ुव्वत, सकली क़ुव्वत, रगड़ की क़ुव्वत। तो बेटा उज़लाती क़ुव्वत यानी क्या? ऐसी क़ुव्वत जिसे लगाने के लिए हम जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। मिकान की क़ुव्वत यानी मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत। सकली क़ुव्वत ये ज़मीन की क़ुव्वत है। और रगड़ की क़ुव्वत ये किसी शय को रोकने के लिए, हरकत करती हुई शय को रोकने के लिए रगड़ की क़ुव्वत लगाई जाती है, रगड़ की वजह से पैदा होती है। ठीक है। तो हाथी के ज़मीन पर से लकड़ी का शहतीर उठाकर ले जाने में शहतीर पर उज़लाती क़ुव्वत है ना, हाथी अपने जिस्मानी आज़ा की मदद से शहतीर को खींचता है, तो उज़लाती क़ुव्वत। रगड़ की क़ुव्वत, अगर रुकना है, रखना है, उठाना है तो रगड़ की क़ुव्वत लगती है। और सकली क़ुव्वत ज़मीन की क़ुव्वत, उस पर रखता है, अगर उठाकर रख रहा है या चलते हुए ले जा रहा है तो हर सूरत में ज़मीन की क़ुव्वत हम पर अमल करती, यानी सकली क़ुव्वत लगाई जाती है। जीम, एक बड़ी मेज़ पर एक गेंद लुढ़काई गई, उसकी डैश में तब्दीली लाना हो तो उस पर डैश लगानी पड़ेगी। तो बेटा मुतबादिलात के तौर पर आपको दिया गया है क़ुव्वत, हरकत, सकली क़ुव्वत। तो कोई गेंद को अगर हम लुढ़का रहे हैं तो हरकत में आ जाएगी वो गेंद, है ना। तो हरकत में अगर हमें तब्दीली लाना है, यानी या हमें उसे रोक देना है या मज़ीद तेज़ करना है, दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे? उस शय पर क़ुव्वत लगाएंगे। तब हरकत करती हुई गेंद या तो रुकेगी, अगर हमने रोकने के लिए क़ुव्वत लगाई है तो रुकेगी, और हमने इसकी हरकत को तेज़ करने के लिए क़ुव्वत लगाई है तो तेज़ हो जाएगी। हरकत में तब्दीली क़ुव्वत पर मुनहसर होती है। दाल, रगड़ की क़ुव्वत हमेशा हरकत की डैश अमल करती है। तो बेटे रगड़ की क़ुव्वत जो है हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, पहचानिए मेरे साथ कौन, यानी यहाँ हमें जोड़ियाँ लगानी हैं। सुतून अलीफ, सुतून बे। सुतून अलीफ में आपको अलीफ, बे, जीम, दाल, हे, इस तरह 5 सवालात दिए गए हैं। सुतून बे में उनके हिसाब से आपको 5 मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं। हमें सही जवाब को अलीफ के सामने, बे के सामने इस तरह लिखना है। तो जवाबात दरमियान में लिखे गए हैं। पहला है बैलगाड़ी खींचना, दूसरा क्रेन से लोहे की वज़नी शय उठाना, तीसरा कमानीदार तराजू के ज़रिए वज़न की पैमाइश, चौथा यानी दाल साइकिल को ब्रेक लगाना, और हे यानी रगड़ी हुई प्लास्टिक की पट्टी से कागज़ के टुकड़े उठाना। तो बेटा बैलगाड़ी खींचना, बैलगाड़ी जो खींचता है बैल, वो क्या करता है? अपने उज़लात की क़ुव्वत लगाता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा जवाब में? उज़लाती क़ुव्वत, जो सुतून बी में तीसरे नंबर पर लिखा है।
बे, क्रेन से लोहे की वज़निशें उठाना। बेटे क्रेन में मैग्नेट लगा होता है, मकनातीस लगा होता है, जिसकी मदद से लोहे की अशिया को चिपका कर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं। तो कौन सी क़ुव्वत लगी? मकनातीसी क़ुव्वत। सुतून बे में ये पहले नंबर पर लिखा है। जीम, कमानेदार तराजू के ज़रिए वज़न की पैमाइश। वज़न की पैमाइश जो है सकली क़ुव्वत के हिसाब में होती है, तो इसमें जवाब आएगा सकली क़ुव्वत, जो चौथे नंबर पर बे में लिखा है। दाल है साइकिल को ब्रेक लगाना। देखिए ब्रेक लगाते हैं हम तो साइकिल के टायर और ज़मीन में रगड़ पैदा होती है, जिससे साइकिल रुकती है। तो कौन सी क़ुव्वत अमल कर रही है? रगड़ की क़ुव्वत। ये कहाँ लिखा है? 5वें नंबर पर, है ना। है, रगड़ी हुई प्लास्टिक की पट्टी से कागज़ के टुकड़े उठाना। यहाँ पर बरक़े सुकूनी की क़ुव्वत अमल करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ेल की मिसालों में एक या ज़्यादा क़ुव्वतें अमल कर रही हैं, उन्हें पहचानिए। अलिफ, बुलंद इमारत से गिरने वाली शय। बेटा जब कोई भी शय ऊपर से नीचे की जानिब गिरती है तो वहाँ कौन सी क़ुव्वत अमल करती है? सकली क़ुव्वत, ठीक है। ज़मीन की क़ुव्वत अमल करती है, यानी यहाँ पर एक क़ुव्वत हो गई। बे में कहा है आपको आसमान में उड़ने वाला जहाज़। इसका जवाब है उज़लाती क़ुव्वत, मीकान की क़ुव्वत, रगड़ की क़ुव्वत, सकली क़ुव्वत। देखिए जहाज़ को उड़ाने के लिए पायलट होते हैं, पायलट अपने जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, यानी उज़लाती क़ुव्वत हो गई। मीकान की क़ुव्वत, चूँकि जहाज़ क्या है, एक मशीन है ना, तो मशीन की क़ुव्वत भी लग रही है, मीकान की क़ुव्वत। फिर जहाज़ जब लैंड करते हैं तो उनके पहियों और ज़मीन में कौन सी क़ुव्वत अमल करती है? रगड़ की क़ुव्वत, जिसके सबब वो रुकते हैं। और सकली क़ुव्वत उड़ने के लिए, ठीक है। जीम, गन्ने का रस निकालना। गन्ने का रस मशीन के ज़रिए निकलता है, तो मीकान की क़ुव्वत हो गई। अब वहाँ एक आदमी होता है जो गन्ने को मशीन के अंदर डालता है, यानी उज़लाती क़ुव्वत। और गन्ना और वो मशीन दोनों आपस में क्या होते हैं? रगड़ते हैं, जिससे रस निकलता है, यानी रगड़ की क़ुव्वत। तो जवाब में तीनों क़ुव्वत के नाम आ गए। दाल, अनाज का पछोड़ा जाना। जब हम अनाज पछोड़ते हैं, है ना, हम पछोड़ते हैं, उज़लात की मदद से पछोड़ते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो उज़लाती क़ुव्वत हो गई। दूसरा, जब हम अनाज को पछोड़ते हैं तो उसमें से भूसा गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, वहाँ कौन सी क़ुव्वत? सकली क़ुव्वत, ज़मीन की क़ुव्वत, ठीक है। चौथा सवाल है, हर एक की एक मिसाल देकर अपने अल्फाज में वाज़ेह कीजिए। अलिफ, उज़लाती क़ुव्वत। उज़लाती क़ुव्वत को हमें वाज़ेह करना है, मिसाल भी देनी है। जवाब देखिए, हमारे जिस्म के ज़रिए अंजाम पाने वाले तमाम कामों के लिए हम जिस्म की हड्डियों और उज़लात की हरकत का इस्तेमाल करते हैं। उज़लात की मदद से लगाई गई क़ुव्वत को उज़लाती क़ुव्वत कहते हैं, है ना। मुख्तलिफ़ काम करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारी हड्डियाँ, उज़लात, इनकी हरकत शामिल होती है, तो ये उज़लात की मदद से क़ुव्वत लगाई जाए, उज़लाती क़ुव्वत। मसलन ठेला खींचने वाला शख्स उज़लाती क़ुव्वत की मदद से ठेला खींचता और ढकेलता है। देखा है अपने हाथ गाड़ी वगैरह, ठेला वगैरह को खींचते हुए किसी शख्स को, है ना, तो वो क्या करते हैं? अपने उज़लात की मदद से क़ुव्वत लगाते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ सामान उठाने और रखने के लिए भी उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। बे है सकली क़ुव्वत। जवाब, खिलाड़ी गेंद को क़ुव्वत लगाकर ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई पर जाकर वापस नीचे आती है ना। गेंद ऊंचाई पर जाती है और फिर नीचे आती है। दरख्त से फल टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं, फल टूटकर आसमान पर तो नहीं जाते, ज़मीन पर आते हैं। और कोई भी शय जिसको हम ऊपर की जानिब फेंकें वो एक मकाम तक ऊपर तक जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ज़मीन पर गिरती है।
ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی شے کو اوپر پھینکیں تو وہ اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے، شے چلی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، نیچے آتی ہے۔ تو بیٹا سائنسدان نیوٹن نے اس اصول کو دریافت کیا تھا کہ اونچائی پر موجود اشیاء کو زمین اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ زمین کی اس کشش کو ثقلی قوت یا کشش ثقل کہتے ہیں۔ جیم ہے میکان کی قوت۔ کئی قسم کے کام کرنے کے لیے مختلف مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو مشینوں کے ذریعے لگائی گئی قوت کو میکان کی قوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان ہے۔ جیسے مثلاً واشنگ مشین ہے نا، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ہاتھ کے بجائے واشنگ مشین سے کپڑے دھلیں تو کون سی قوت لگی؟ میکان کی قوت۔ مکسر، مسالہ پیسنا ہے ہمیں تو آج کل مکسر کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مکسر کا ہم نے استعمال کیا، یعنی ہم نے کیا کیا؟ میکان کی قوت لگائی۔ اگر ہم ہاتھ سے کرتے تو عضلاتی قوت ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے مشین کا استعمال کیا ہے اس لیے وہ میکان کی قوت۔ دال ہے برق سکونی کی قوت۔ رگڑ کی وجہ سے ربر، پلاسٹک، ایبونائٹ جیسی اشیاء میں برقی بار پیدا ہوتا ہے۔ ان بار بردار اشیاء میں جو قوت پیدا ہوتی ہے اسے برقی سکونی کی قوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو آپ ہے نا اپنی رولر، ناپ پٹی پلاسٹک کی ہوتی ہے نا، اسے لیجئے، اپنے روکھے بالوں میں، بغیر تیل لگے ہوئے بالوں میں اسے گھسیے اور کیا کیجئے، کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے، اسے زمین پر پھیلا دیجئے۔ اب کیا کیجئے کہ اپنی وہ جو ناپ پٹی کو آپ نے رگڑا، رولر کو، فٹ پٹی کو آپ نے اپنے بالوں سے رگڑا، اسے ان کاغذ کے ٹکڑوں کے پاس لائیے۔ تو آپ کیا دیکھیں گے کہ ٹکڑے، کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں وہ اچھل اچھل کر فٹ پٹی سے چپک جاتے ہیں۔ تو یہ جو قوت ہوئی جس کی مدد سے کاغذ کے ٹکڑے ناپ پٹی سے چپک گئے، اسے کہتے ہیں برق سکونی کی قوت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں برقی بار پیدا ہو گیا۔ تو ربر، پلاسٹک، ایبونائٹ ایسی اشیاء ہیں جن میں رگڑنے سے برقی بار پیدا ہوتا ہے، اسے برقی سکونی کی قوت کہتے ہیں۔ ہے رگڑ کی قوت۔ دو سطحیں ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو رگڑ کی قوت عمل کرنے لگتی ہے۔ وہ ہمیشہ حرکت کی مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں۔ دھیان رکھیے گا، جب ہم دو سطحوں کو آپس میں رگڑتے ہیں تو کون سی عمل کرتی ہے قوت؟ رگڑ کی قوت، ہے نا۔ جیسے گنا نکالنے کے لیے، گنے سے رس نکالنے کے لیے مشین میں ڈالتے ہیں تو رگڑ کی قوت ہوئی۔ رگڑ کی قوت جو ہے بیٹا حرکت کی مخالف سمت میں عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شے حرکت کر رہی ہے، ہم نے رگڑ کی قوت پیدا کر دی ایک سطح میں، تو کیا ہوگا، وہ حرکت کرتی ہوئی شے رک جائے گی۔ جیسے زمین پر لڑکھائی جانے والی گیند کچھ دور جا کر رک جاتی ہے نا۔ اسی طرح متحرک پہیوں کو بریک لگانے پر رگڑ کی قوت کی وجہ سے پہیے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاڑی کو روکنے کے لیے بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہیے اور زمین کے درمیان رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے اور پہیے رک جاتے ہیں، ٹھیک۔ واو، مقناطیسی قوت، تو نام سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے مقناطیس، میگنیٹ، جسے آپ لوگ عام زبان میں کیا کہتے ہیں، لوگ چمک، ہے نا۔ تو جہاں پر ہم لوگ چمک یا مقناطیس کے ذریعے قوت لگائیں اسے کہتے ہیں مقناطیسی قوت۔ جواب دیکھیے، مقناطیس کے ذریعے لگائی گئی قوت مقناطیسی قوت کہلاتی ہے۔ مثلاً بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑوں کو کرین کے ذریعے مقناطیسی قوت کا استعمال کر کے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، ہے نا۔ لوہے کی بڑی مشینیں وغیرہ، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے تو کیا کرتے ہیں، کرین کا استعمال کرتے ہیں۔ کرین میں کیا لگا ہوتا ہے، میگنیٹ، مقناطیس لگا ہوتا ہے، تو مقناطیسی قوت عمل کرتی ہے۔ میگنیٹ سے وہ لوہے کی مشینوں کو چپکا لیا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو اسے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گی. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.